वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में होलोर्स ने पुनर्व के नाक में अपनी 2 उंगलियां ठूसी होती, जबकि मोंडोटा की किताब में लिखा था कि 2 उंगलियां नाक में ठूसने के बाद ही होलोर्स को चांस मिलेगा जीतने का। ये वजह से होलोर्स सोच रहा था कि आखिर वो चांस कहाँ है और उसके आने तक अभी मैं क्या करूं। इसके चलते ही पुनर्व से पूछता है, होलोर्स ये तुम क्या कर रहे हो। इसी मौके पे होलोर्स दिल ही दिल में कहता, ये सिर्फ तुम ही नहीं जानना चाहते, मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। जबकि बाकी जोसेफ जोस्टार की टीम इधर ही आ रही होती। होलोर्स को काफी फिक्र खाई जा रही होती। जोसेफ जोस्टार पुनर्व को आवाज देते हुए कहने लगता, ओए पोनरिफ, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया जो हमारा पीछा कर रहा था। होलोर्स का सारा ध्यान उनकी तरफ होता। अभी एन मौके पे पुनर्व दोबारा से अपना सिल्वर चैरियट निकालता। इससे पहले वो होलोर्स पे वार करता। होलोर्स तुरंत से अपनी गन निकाल के उसकी तरफ ताड़ता। थोड़ी देर में ही जोसेफ जोस्टार की टीम वहाँ पे पहुंच जाती। वो देखते हैं पुनर्व दीवार का सहारा लेके खड़ा होता और मुस्कुरा रहा होता। असल में होलोर्स ये सब कुछ पुनर्व से गन पॉइंट पे करवा रहा होता। होलोर्स अपने आप को इस मुसीबत में मोंडाटा की वजह से पाता। होलोर्स दिल ही दिल में कहने लगता, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं उसकी नाक में अपनी 2 उंगलियां कैसे दूंगा तो उससे अपने एम्प्रेस स्टैंड से दूर से उड़ा सकता था। ये सब गलती तुम्हारी है, सारी की सारी गलती अब तुम्हारी ही है मोंटाटा। तभी पुनर्व बोलने लगता, कोई हमारा पीछा नहीं करा, वो मेरा वहम था। जो सुनने के बाद मोहम्मद अब्दुल कहने लगता, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे। सुनने के बाद होलोर्स धीरे से पुनर्व के कान में बोलता, बस ये बताओ कि तुम पेशाब कर रहे थे, अब बोल भी दे। तो पुनर्व अपने दिल पे पत्थर रख के यही बोलता। होलोर्स उसके सर के साथ अपनी गन रखा रहा होता। पुनर्व उससे काफी तंग आ जाता तो वो कोशिश करता कि मैं उन्हें किसी किस्म का इशारा दूं, लेकिन उसे डॉगी की तरह जुबान बाहर निकालते देख के किसी को कुछ समझ में ना आता। हालांकि इसके बावजूद भी पुनर्व अपनी कोशिश जारी रखता। सबके बाद होलोर्स सोच रहा होता, इतनी खामोशी क्यों हो गई ताकि उसे शक ना हो। तो पुनर्व उन्हें कहता है, तुम लोग जा सकते हो, बस मैं तुम लोगों के पीछे ही हूँ। इसी तरह वहाँ से सारे लोग जाने लगते। पुनर्व के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो दोबारा से अपने बेहुदा इशारे शुरू कर देता। अब उसका ये चेहरा देख के जोसेफ जोस्टार कहता है, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो पुनरिफ, क्या तुम्हारी जुबान में कोई तकलीफ है। इसके तुरंत ही अब्दुल बोलता, नहीं, मुझे तो लगता है कि वो बताना चाह रहा है कि उसके पीछे कोई चीज है। सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता कि पुनर्व कहना क्या चाह रहा है। सारे लोग चौंक जाते। अब होलोर्स उसका काम तमाम करने लगता। इसी वक्त पुनर्व छींक मारता और होलोर्स सामने आ जाता। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुनर्व उस पे अपने स्टैंड से वार करता। उड़ता हुआ जाके कुछ मटकों पे गिरता। फिर पुनर्व सबको बताने लगता, क्या से होलोर्स का साथ इस क्रेट में छुपा है। इसी में होलोर्स को समझ में आती है कि पुनर्व ने इसलिए छींक मारी क्योंकि मैंने अपनी उंगलियां उसके नाक में ठूसी थी। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ना छींकता तो कम से कम मैं पुनर्व को तो उड़ा ही देता। मोंडाटा, तुम्हारे साथ टीम अप करना मुझे काफी भारी पड़ा। इसके चलते ही वहाँ पे एक गाड़ी आ रही होती और वो मटके के पानी से निकले हुए लिक्विड से स्लिप हो जाती और सीधा जाके जोसेफ जोस्टार की टीम को लगती। जो देख के होलोर्स काफी हैरान होता। अब उसे समझ में आता सब कुछ इसलिए सच हुआ क्योंकि मैंने उसके नाक में अपनी उंगलियां ठूसी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा चारों के चार एक साथ उड़ेंगे। जिस पर मोंडाटा भी यही कहता, मेरी प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है, लेकिन अभी हम इनको नहीं मार सकते। हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक इस किताब में नए पेजेस नहीं आते। अब होलोर्स का एतबार उसमें काफी बढ़ चुका होता। अब थोड़ी देर में नए पेजेस आते जिसमें बताया गया होता कि जोतरो अभी भी थोड़ा बहुत उठा ही हुआ है, जबकि बाकी तीनों काफी अच्छे से नॉकआउट हो चुके हैं। जोतरो बस अभी उठता ही होगा और वैसा ही होने लगता जैसे इस किताब में बताया गया होता। ये देखते ही होलोर्स कहने लगता, अरे यार, जोतरो के भी सर पे वैसे ट्रक नहीं लगा जैसे कि बाकियों के सर पे लगा। जोतरो अब उन्हीं को ढूंढ रहा होता। होलोर्स को जीतने की प्यास होती। वो कहता है, मोंडाटा, मुझे तुम्हारी प्रेडिक्शन पे यकीन है। अगर तुम मुझे इस बार गन खाने को कहोगे तो वो भी मैं खा लूंगा, बस मुझे किसी तरीके से जिता दो। इसी दौरान मोंडाटा के पैरों तले जमीन खिसक जाती क्योंकि वो कहता है फाइनल प्रेडिक्शन आ चुकी है, जिसमें हमें दिखाया गया होता कि होलोर्स तो प्लम्बर से मिलेगा जो कि पाइप ठीक कर रहे होंगे। तभी होलोर्स उन्हें पैसे देगा किसी एक पाइप को खोलने के लिए। पाइप के खुलते ही होलोर्स अपनी सारी की सारी गोलियां उस पाइप के थ्रू शूट करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त होती कि बिल्कुल उस वक्त जिस वक्त उसकी घड़ी पे दिन के 12 बजेंगे, क्योंकि थोड़ी दूरी पे ही वहाँ पे कुछ प्लम्बर्स काम कर रहे होते। इसी में हमें दिखाया जाता है एक पाइप सीधा घूम फिर के जोतरो के पीछे आ रहा होता। वही बुलेट सीधा जाके जोतरो को लगेगी, जो देख के मोंडाटा काफी खुश होता और वो कहता वक्त आ गया है अपने भाई का बदला लेने के लिए। मगर तभी होलोर्स उसके हाथ से उसकी किताब छीन लेता और वो कहता है इसे हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो पेजेस पलटाता है तो उसके सामने पुरानी प्रेडिक्शन आती। उस प्रेडिक्शन में पहले भी जोतरो का सर बीच में से अलग
पैदा हो गया होता, लेकिन ठीक चीज बिल्कुल उसके भाई के साथ हुई थी। तो मोंडोटा कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरा भाई जोतरो में ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो भी बिना सोचे समझे बगैर। वैसे भी हम दोनों तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते। सुनते ही होलोर्स को थोड़ी और तसल्ली होती और काफी खुश होने लगता, लेकिन जैसे ही होलोर्स अपनी घड़ी देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता। वो कहता ओए 12 तो बज चुके हैं। और जब वो उनसे पाइप खुलाने लगता है तभी होलोर्स को याद आता है कि वो तो अपना वॉलेट होटल में ही भूला है, लेकिन कुछ पैसे मोंडोटा को होलोर्स ने दिए होते। घड़ी में 12 बजने के लिए कुछ सेकंड ही रह गए होते, लेकिन जैसे ही मोंडोटा होलोर्स को पैसे देने लगता है तो वो गिर जाता, साथ ही साथ सारे पैसे भी गिर जाते। तो होलोर्स कहता है तुम ये सारे रख सकते हो। इसी में वहाँ पे एक बुड्ढी आती, प्लम्बर्स के लिए चाय लाई होती, जिस पर होलोर्स कैसे न कैसे करके उनसे पाइप खुलवा ही लेता। होलोर्स तुरंत से उस पे अपने एम्प्रेस से शूट करने लगता। होलोर्स खुशी से कहता है मैंने बिल्कुल सही वक्त पे शूट किया। उतने में जोतरो अपने ग्रैंडपा को उठा रहा होता। पोनारेफ के ऊपर कुछ पत्थर गिरे होते, जिस पर जोतरो जैसे वो पत्थर हटाने लगता है वो बिल्कुल पाइप के सामने होता, लेकिन एन मौके पे दोबारा से पोनारेफ जोतरो के मुंह पे छींक मार देता। यही वजह से जोतरो थोड़ा पीछे होता और बुलेट से काफी करीबी से बचता। उसकी बुलेट हवा में उड़ती जा रही होती। ये देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। होलोर्स मोंडोटा को गिरबान से पकड़ते हुए कहता है जोतरो अभी तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक मेरी एक बुलेट ने भी उसे छुआ तक नहीं। लेकिन इसी में होलोर्स की नजर जाती क्लॉक टावर पे। वो देखता है कि बस अभी अभी ही 12 बजे हैं, तबकि उसकी घड़ी में गलत वक्त चल रहा था। होलोर्स दोबारा से मोंडोटा की किताब को देखने लगता। तुरंत से मोंडोटा की नजर उसकी बुलेट्स पे जाती, जो कि घूमते हुए इधर ही आ रही होती। बुलेट सीधा जाके होलोर्स को लगती, जबकि दूसरी ओर जोसेफ जोस्ट्रा की टीम समझ रही होती है होलोर्स एन मौके पे खिसक गया। इसी तरह होलोर्स को अस्पताल ले जाया जा रहा होता। मोंडोटा जबकि अकेले खड़े होकर कह रहा होता मेरी प्रेडिक्शंस हमेशा सच होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जोतरो आखिर वो कितना लकी है, सिर्फ लॉर्ड दियोई से लिपट सकता है। जो हाल होलोर्स और उसके भाई का हुआ होता, ये देख के वो बदला लेने से हार मान लेता और सुधर जाता। वो सीक्रेट को लात मारता, जो जाके ईगी को लगता और ईगी उसे भी अस्पताल पहुंचा देता। अगले एपिसोड के पहले सी में हमें दिखाया जाता है होलोर्स किसी बेकारी की जगह पे बैठा होता। इसी तरह एक शख्स आके होलोर्स को पैसे दे देता, समझता कि वो भी बेकारी है। जो देख के उस दूसरे बेकारी को काफी गुस्सा आता। वो कहता ये मेरी जगह है, तो भी उसे ये कहता उसका पैसा उसे लुटा दो। यहाँ का रूल है, इन जैसे बेकारियों के लिए एक जगह बनाई गई होती है जहाँ पे ये बैठ के मांगते हैं। वो भिखारी अब्दुल को जानता होता। वो अब्दुल को देखते ही कहता है सुनने में आया है कोई तुम्हारी जंग का दुश्मन है और उससे डर के ही तुम जापान भागे थे। उसे देखते ही अब्दुल कहने लगता वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे बंदे की तलाश थी। वैसे भी तुम्हें इस एरिया में लगभग हर चीज के बारे में पता है, इसके बदले में तुम्हें इनाम दिया जाएगा। इसमें हमें दिखाया जाता है वो कोई बेकारी नहीं बल्कि बहुत अमीर शख्स होता। तो वो कहता है मैं इस मैंशन को सिर्फ 3 घंटों में ही ढूंढ लूंगा। इसी तरह वो वहां से चला जाता है। इसके चलते ही पोनारेफ बोलता है किसी ने ईगी को देखा है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ईगी बिल्कुल दियो की मैंशन के सामने होता। उससे पता भी होता है ये दियो की मैंशन है। जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एनिमल्स जिनके पास स्टैंड है वो काफी दिमाग के तेज है। वहाँ पे 2 और कुत्ते भी होते, बस ईगी से पंगा लेने जा रहे होते। बस ईगी उन्हें घूरता ही और यूं ही वो थर-थर कांपने लगते और ईगी को छोड़ के वहां से जाने लगते। जाते दियो की मैंशन के अंदर उन 2 कुत्तों को किसी ईगल का शैडो दिखता। उनके मुंह में पानी भरा था। वो उसे खाने के लिए अपना मुंह नीचे से दरवाजे के अंदर देते हैं। तुरंत से वो ईगल उनका सत्यानाश कर देता। देखते ही ईगी भी काफी चौंक जाता। वो ईगल अब दरवाजे के ऊपर बैठा होता और उसकी नजर बेकारी पे जाती, जो कि असल में बेकारी नहीं था, काफी अमीर शख्स था। उसके हाथ में इसी मैंशन की तस्वीर होती। काफी खुश हो रहा था कि मैंने तो इस बिल्डिंग को 2 घंटे में ढूंढ लिया। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सर के ऊपर बहुत बड़ी मिकदार में आइस जमा होती। वही आइस उसे कुचल देती। उसके हाथ से वो मैंशन की तस्वीर हवा में उड़ने लगती। इस पर तुरंत से वो ईगल उस तस्वीर को भी फाड़ देता। जो देखते ही ईगी दिल में कहने लगता ये परिंदा बिल्कुल मेरी तरह स्टैंड यूजर है, क्योंकि इसने अपनी स्टैंड से बहुत बड़ी जायंट आइस क्रिएट की और उसकी जान ले ली। इस मैंशन पे निगरानी कर रहा है। अब इसका अगला शिकार मैं हूँगा। ईगी का स्टैंड हॉरस है, द गॉड ऑफ द स्काई। यूं ही दोबारा से ईगी दिल में कहने लगता इसे लगता है ये दियो की मैंशन है। काश कि मैं इसके अलावा किसी और जगह को ढूंढ लेता। वो ये कह रही होता, लेकिन एन मौके पे ये ईगल नीचे आता। अब ईगी को अपनी कातलाना आंखों से घूरने लगता। ईगी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। ईगी दिल में कहता है मुझे तो दियो की परवाह तक नहीं, मुझे तो उठा के यहाँ पे लाया गया है। मैं अपनी जिंदगी को यहाँ पे दांव पे नहीं लगा सकता, स्पेशली किसी और के लिए। वक्त आ गया कि मैं दोबारा से कोई स्टूपिड डॉग की तरह एक्टिंग करूं, जिसके चलते ही वो एक्टिंग करना शुरू कर देता। लेकिन इसके बावजूद भी ईगी भी उसकी कातलाना आंखों को देख के कहता है इसकी कातलाना आंखें देख के मैं बता तक नहीं सकता कि वो सोच रहा क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा स्टैंड उसे हरा तो सकता है, मैं क्यों किसी और के लिए लड़ूं। मैं पीछे से एक बंदा गाड़ी में आ रहा होता। ईगल को हॉर्न मारता, लेकिन वो नीचे से ही गुजर जाता और मैंशन की गहराइयों में चला जाता। अब ईगी को थोड़ी तसल्ली होती। एक और बार फिर से दिल में कहने लगता। सिर्फ उन पे ये वार करता है जो सिर्फ इस मैंशन में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर जोतरो इस जगह को ढूंढ भी ले तो उसे तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर
उसी में वहाँ पे एक बच्चा आता, वो उन्हीं दो कुत्तों की तलाश में होता। गुजरते गुजरते उस बच्चे को में से एक कुत्ते का कॉलर दिखता जो कि उसी दरवाजे के करीब ही होता। वो भी उन्हीं कुत्तों की तरह अपना मुंह दरवाजे के नीचे दे देता, लेकिन इगी ऐसे जाने लगता कि उसे कोई फर्क तक नहीं पड़ता। जिस सब के बाद हमें दिखाया जाता है उस बच्चे की नजर अपने उन कुत्तों पे जाती है, वो ईगल बड़े मजे से खा रहा होता। उस बच्चे को यहाँ देख के वो ईगल उसकी जान लेने लगता। तुरंत से ईगी आके उसे बचा लेता और वो भी जोतर की तरह यारे यारे बोलता और कहता कहीं ना कहीं जो वो बच्चे पसंद है जो कुत्तों को पसंद करते हैं। ईगी उससे अपनी जबान में समझाने लगता कि यहाँ से खिसक ले। वो ईगल की आइस उनको जमाते जमाते ईगी तक पहुंच जाती, क्योंकि उसका सारा ध्यान ईगल की तरफ होता। ये वजह से उसका पैर भी फंस जाता। ऐसे वो वार करता, लेकिन वो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता, मिट्टी से ही खिसक लेता। ये वजह से ईगल भी अब उसका पीछा करने लगता। उसी सीन में हमें दिखाया जाता है पोनारेफ के पूछने पे अब्दुल उसे बताता है अगर वो दियो की मेजर नहीं ढूंढ सकता तो यहाँ पे कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन इसके बावजूद भी पोनारेफ को अभी भी यकीन ना आता। दूसरी तरफ ईगी दोबारा से कहीं पे छुप के बैठा होता। ईगल उसी की तलाश में होता, लेकिन ईगी के पांव थोड़े से जख्मी हो गए होते। ज्यादा वक्त ना लगता उस ईगल को ईगी को ढूंढने में। ईगी दौड़ लगाता उसके हमले से बचते हुए। आगे से एक गाड़ी गुजरती जिसकी वजह से ईगी रुक जाता। इसी दौरान वो ईगल उस पे हमला कर देता, क्योंकि वो अपने स्टैंड से रोकते हुए वहां से गायब हो जाता, करीबी गटर में चला जाता। ईगी कहता बस मैं खामोशी से थोड़ी देर इधर इंतजार करूंगा। तुरंत से वो ईगल उसके पीछे ही होता। ईगी दोबारा से भागने लगता, अगर एक बार ईगी को लग जाता और ईगी का मुंह अलहदा हो जाता, कि वो ईगी का स्टैंड होता। ईगल काफी खुश होता, लेकिन तुरंत से वो ईगल ईगी को भी अपने पीछे पाता। ईगी मौका मिलते ही उस पे हमला कर देता। ईगी उसे कहता है तुम्हारे मास्टर और तुमसे कोई लेना देना नहीं, चलो इसे ड्रा करके खत्म करते हैं। वो ईगल इस बार अपने स्टैंड को बाहर निकालता और अपने खून को बर्फ से रोक लेता, यहाँ तक वो बाहर जाने के रास्ते को भी जमा देता। ईगी दोबारा से भागने लगता। वो ईगल उसके आगे के भागने का रास्ता भी बंद कर देता। तभी ईगी अपना रास्ता बदल देता। भागते भागते वो उसके एक पैर को पकड़ लेता और दोबारा से अगला वार कर देता। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नेक्स्ट को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।